हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास है वो है इंडोलॉजिकल अप्रोच पे। भारतीय समाज के विश्लेषण में जो परिप्रेक्ष्य यूज़ किए जाते हैं, जो अप्रोचेज यूज़ की जाती है, उनमें तीन अप्रोचेज महत्वपूर्ण है। एक है इंडोलॉजिकल, दूसरी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव और तीसरा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। आज हम भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य या इंडोलॉजिकल जो अप्रोच है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, इसे अध्ययन कैसे किया जाता है और कौन कौन ऐसे जो थिंकर है, सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। इसका प्रयोग एक स्वतंत्र विज्ञान और अध्ययन के एक परिप्रेक्ष्य दोनों के रूप में किया जाता है। अध्ययन के परिप्रेक्ष्य के रूप में ये वर्तमान भारतीय समाज और संस्कृति के विश्लेषण में प्राचीन धर्म ग्रंथों, भाषाओं, ऐतिहासिक दस्तावेजों आदि के महत्व को स्वीकार करते हुए उनके महत्व पर बल देता है। कहने का मतलब ये है कि एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में तब प्रयोग में किया जाता है जब हम एशिया में चीज़ों को पढ़ते हैं, एशिया की जो प्राचीन चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे पुराने जो लोग थे, अल-बरूनी हुए, या पुराने जो इतिहासकार जिन्होंने भारतीय जो समाज है उसको समझने के लिए जो प्रयोग में लिया है, वो एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में ही यूज़ किया है। तो वो एक यूज़ ये हो गया। दूसरा जो इसका प्रयोग है वो एक अप्रोच है। अप्रोच ये है कि भारतीय समाज को समझने के लिए प्राचीन चीज़ों को समझा जाता है। भारतीय समाज एक्चुअल में भारतीय समाज एक निरंतरता की तरफ ही तो आगे बढ़ रहा है। एक प्राचीन समाज से मध्यकालीन से होता हुआ आधुनिक समाज की ओर बढ़ा है। तो यह परिप्रेक्ष्य कहता है कि भारतीय समाज को अगर आपको जानना है तो भारत के जो परंपरागत जो धर्म, भारतीय समाज का जो परंपरागत आधार है, जैसे कि हमारे जो वेद है, उपनिषद है, ठीक है, और जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, उनको समझते हुए आज हमें भारतीय इतिहास को के आधार पे हमें वर्तमान को समझना होगा। मतलब अगर हम जैसे कास्ट सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो ये परिप्रेक्ष्य कहना चाहता है कि कास्ट सिस्टम को समझने के लिए आप पूरी तरह डिपेंड हो जाओ ऐतिहासिक चीज़ों पर, ठीक है, जो परंपरागत हमारी चीज़ें हैं, जो भारतीय समाज का जो आधारभूत ढांचा है उसकी तरफ जाओ। एक्चुअल में ये इसकी कमी भी है, ये फील्ड वर्क पर भरोसा नहीं करता, ये फील्ड वर्क को मान्यता नहीं देता और सीधा सीधा पुराने जो दस्तावेज है उनको मान्यता देता है। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। यह परिप्रेक्ष्य पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य जिसमें किसी प्रकार के क्षेत्रकार कार्य को अस्वीकार किया जाता है। मतलब अगर हमें जाति व्यवस्था को अगर समझना है तो हमें वेद, पुराण और प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनकी तरफ जाना होगा, उन्हीं से उसको समझना होगा। ठीक है, ईरानी इतिहासकार अल-बरूनी के द्वारा किए गए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन में इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर हम पुराने इसको देखें, इसकी रूट को देखें तो अल-बरूनी से इसकी रूट को देखा जा सकता है। अल-बरूनी एक इतिहासकार थे ईरानी, तो उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति का जो अध्ययन किया था उसमें जो आधार यूज़ किया था वो ये इन्हीं चीज़ों को किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। विलियम जोन्स द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं किसने बनाई थी ना, तथा 1824 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। विलियम जोन्स द्वारा मनुस्मृति का हिंदी में अनुवाद किया गया तथा मैक्स मूलर के द्वारा ऋग्वेद का अनुवाद किया गया। देखो जो सोसाइटी थी इनका काम क्या था, जो हमारे पुराने जितने भी जो धर्म ग्रंथ थे, जितनी जो हमारे पुराने वेद, उपनिषद, जिस टीकाएँ वगैरह थी, इन सब का को सजा कर रखना, संजो कर रखना, ठीक है, एक जगह इनका कलेक्शन रख लेना, ये सब इनका काम था। इससे क्या हुआ, भारतीय समाज को समझने और उनके बारे में लिखने का जो काम हुआ वो इन्हीं के आधार पे हुआ। ठीक है, अब इंडोलॉजिकल अप्रोच जो थी उसको अगर इंडिया में देखें तो जीएस घुरी ने डेवलप किया। तो यूँ कह सकते हैं कि इंडोलॉजिकल जो अप्रोच है इसके प्रवर्तक अगर माने जाएं तो वो जीएस घुरी है, गोविंद सदाशिव घुरी है। ठीक है, और अगर इस विचारधारा को हम शुरुआत में देखें किसने शुरू किया तो वो कह सकते हैं हम कि अल-बरूनी थे, ईरानी जो इतिहासकार थे। ठीक है, घुरी द्वारा भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य का सर्वाधिक प्रयोग उनके द्वारा किए गए धर्म के समाजशास्त्री अध्ययन में दृष्टिगत होता है। रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक में मैक्स वेबर ने धर्म व अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों के अपने विश्लेषण में, मैक्स वेबर ने रिलीजन ऑफ इंडिया जो बुक लिखी थी उसमें एक्चुअल में भारतीय जो धर्म था उसके नकारात्मक पक्ष उन्होंने बताए थे और उसमें बताया था इन्होंने कि भारतीय जो धर्म है
वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को रोकता है, और ये लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है ना उसको डेवलप होने में इसने रोका है। ठीक है, और इसी को काउंटर इन्होंने किया था अपनी बुक के अंदर। जो चलो इसको देखते हैं। रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक में मैक्स वेबर ने धर्म और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों से अपने विश्लेषण में हिंदू धर्म को अतार्किक रूप से प्रस्तुत किया तथा इससे औद्योगिक पूंजीवाद में बाधक बताया तथा घुरी द्वारा हिंदू धर्म का सकारात्मक विश्लेषण किया गया। बाद में इन्होंने जो घुरी ने इनको काउंटर किया और हिंदू धर्म का सकारात्मक विश्लेषण किया। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जैसे द इंडियन साधु, गॉड एंड मैन, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, वैदिक इंडिया आदि के माध्यम से भारतीय धार्मिक विश्वास तथा परंपराओं की विस्तार से चर्चा की। वैदिक इंडिया पुस्तक में ऋग्वेद के आधार पर इन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया अच्छे से। ठीक है, मैक्स वेबर के विचारों के विपरीत ये बताया कि वैदिक कालीन भारतीय समाज में आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों के मध्य प्रकार्यात्मक संबंध विद्यमान रहा है। इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि भारत का जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, ये इस तरह का धर्म रहा है कि लोगों की आर्थिक जो डेवलपमेंट है उसको रोकता हो। इन्होंने बताया कि इसमें जो लोगों का जो जीवन है और उनकी जो आर्थिक और सांस्कृतिक जो पक्ष है उसके बीच में जो रिलेशन था वो प्रकार्यात्मक था। मतलब जो भारतीय धर्म था या हिंदू जो धर्म था वो आर्थिक और सामाजिक रूप से लोगों को बढ़ाने वाला रहा था। ठीक है, एक इन्होंने बुक और लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1932 में लिखी थी इन्होंने, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इसमें इन्होंने फील्ड वर्क भी किया था। ठीक है, इसके अलावा एक बुक और थी महादेव कोलीज करके, उसमें भी इन्होंने फील्ड वर्क किया था। तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि भारतीय समाजशास्त्री जो मतलब घुरी के बारे में पूछा जाता है कि कभी ये क्षेत्र कार्य को महत्व नहीं देते या फील्ड वर्क को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, तो ये बात गलत है। फील्ड वर्क को ये महत्व देते थे। ठीक है, और कौन सी बुक में? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन और महादेव कोलीज, तीनों में ही इन्होंने दिया था। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति तो इंडो आर्यन ब्राह्मण है। ठीक है, इन्होंने बताया इसमें कि जाति व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई, तो उसके लिए इन्होंने इंडो आर्यन ब्राह्मण के बारे में बताया कि इंडो आर्यन जो ब्राह्मण थे, इन्होंने बताया भी था कि जो जाति व्यवस्था ये इंडो आर्यन ब्राह्मण का बच्चा है। ठीक है, जो गंगा यमुना के मैदान थे ना वहाँ पे पली पड़ी है। इन्होंने जाति व्यवस्था में गतिशीलता को भी स्वीकार किया तथा जनजातियों में हिंदूकरण की अवधारणा दी। ऐसा नहीं था कि इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जो कास्ट सिस्टम है क्लोज सिस्टम है। क्लोज मतलब बंद एक व्यवस्था है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात मानते थे कि इनके अंदर मोबिलिटी भी होती है। उसके अलावा इन्होंने फैमिली इन किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर तथा टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूट्स गोत्रा एंड चारण में इंडोलॉजिकल अप्रोच से निष्कर्ष निकाले। सीधी बात ये है कि हमें ये बात ध्यान रखनी है इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या है। इंडोलॉजिकल जो अप्रोच है उसको जो फॉलोअर है उनमें सबसे जो प्रवर्तक रहे हैं वो रहे हैं हमारे जीएस घुरिये। जीएस घुरिये को मैं अलग से भी एक वीडियो बनाया है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, इनके बारे में मैंने ढंग से समझा है। बट इस जगह पे मेरा मकसद ये है कि इंडिया में जो सोशोलॉजिस्ट है वो कौन कौन ऐसे लोग हैं, ऐसे सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच को यूज़ में लिया। साथ में मैंने थोड़ा लिखने की कोशिश करी कि ज़्यादा उनका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, सिर्फ ये बताने की कोशिश करी कि उन्होंने छोटा मोटा जो काम किया है इंडोलॉजिकल अप्रोच से स्पेशली वो क्या किया है। कई बार एग्ज़ाम स्पेशली इंटरव्यू के टाइम में भी देखने को मिलता है कि लोग उस बात को बता नहीं पाते। जैसे इंडोलॉजिकल अप्रोच से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया तब वो एक दो लोगों का नाम दे पाते हैं कि हाँ इसके जो फॉलोअर रहे हैं वो ड्यूमा रहे हैं या जीएस घुरी रहे हैं, उसके बाद चीज़ें याद नहीं आती है। तो हमें उस समय ना केवल नाम बताने हैं बल्कि ये भी बताना है कि उनका जो योगदान रहा है वो क्या रहा है। इससे इंटरव्यूअर के जो माइंड पे आपके प्रति एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और एक अच्छे मार्क्स आप लेने की कंडीशन में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इंडोलॉजिकल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं वो है इरावती कर्वे, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और सोशियोलॉजिस्ट रहे। भारत में नादारी का अध्ययन इन्होंने किस चीज़ के लिए इस अप्रोच का यूज किया, तो वो किनशिप के लिए यूज किया था। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य से इसका प्रयोग किया ना, और भाषाई आधार पे इन्होंने जो नादारी व्यवस्था थी उसको 4 भागों में बांटा था। नॉर्थ में, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल। याद रखना वेस्ट नहीं है। ठीक है, इंडोलॉजिकल और फील्ड वर्क, इस जो नादारी व्यवस्था जब इन्होंने नादारी व्यवस्था पे जब इन्होंने अध्ययन किया तब इन्होंने ना केवल इंडोलॉजिकल अप्रोच के सहारा लिया बल्कि फील्ड वर्क का भी सहारा लिया। ठीक है, इनकी एक बुक और थी युगांता जो कि क्रिटिकल एनालाइज करती है महाभारत को। ठीक है, इसमें पूरी तरह
इंडोलॉजिकल अप्रोच का यूज़ किया। तो अगर हम इनकी दो वर्क देखें तो पहला है भारत में किनशिप इन इंडिया, एक बुक थी इनकी है ना, उसमें यूज़ किया इन्होंने, फील्ड वर्क को भी यूज़ किया और इंडोलॉजिकल अप्रोच भी किया। दूसरी बुक थी इनकी युगांता, जो कि क्रिटिकली एनालाइज कर रही है महाभारत को, उसमें भी इन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच को प्रयोग में लिया। तीसरे इंडियन सोशोलॉजिस्ट देखते हैं वो है केम कपाड़िया। केम कपाड़िया भारतीय विवाह, परिवार और नातदारी का अध्ययन किया। इन्होंने तीन चीज़ों को किया इन्होंने, भारत में विवाह, परिवार और नातदारी, इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। इंडियन फैमिली नेचर इज़ नॉट ओनली जॉइंट फैमिली एंड पेट्रियार्ची। इन्होंने बताया कि जो इंडियन फैमिली का अगर हम ट्रेडिशनल रूप देखें, परंपरागत रूप देखें या प्राचीन रूप देखें, तो उनका जो नेचर था वो सिर्फ जॉइंट फैमिली और पेट्रियार्ची नहीं रहा था, बट आल्सो इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिवादिता के रूप में भी भारतीय परंपरागत समाज में चीज़ें विद्यमान थी। ऐसा नहीं था कि पहले संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह लागू होता था। इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिवादिता भी वाले परिवार भी, यही कहो कि न्यूक्लियर फैमिली की जो शुरुआत थी वो भी पहले अवेलेबल थी। बुक थी इनकी मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, 1966 में इन्होंने पब्लिश करी थी बुक। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन है। आगे हमारे जो ऐसे इंडियन सोशोलॉजिस्ट जिन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच को यूज़ किया है वो है पी.एन. प्रभु। हिंदू सामाजिक संगठन पर किए गए अपने अध्ययन में कर्म तथा पुनर्जन्म, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ऋण व यज्ञ आदि की प्रकार्यात्मक भूमिका का अध्ययन इन्होंने किया। हिंदू सामाजिक संगठन पर इन्होंने अध्ययन किया और वही चीज़ें अध्ययन करेंगे ये चीज़ों का। ठीक है, पुनर्जन्म हुआ, पुरुषार्थ हुआ, वर्ण व्यवस्था हुआ, आश्रम व्यवस्था, ऋण, यज्ञ आदि का इन्होंने प्रकार्यात्मक भूमिका का अध्ययन किया। मतलब इन्होंने इसको ऐसा नहीं कि इनकी बुराई करी या संघर्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया, इन्होंने इनको सकारात्मक दृष्टिकोण से या प्रकार्यात्मक भूमिका इनकी बताई समाज में। आगे हम देखते हैं वो है ल्यूइस डुमोंट ने होमो हेरारिकस बुक लिखी, सभी जानते होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका बुक है, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था। ठीक है, इंडोलॉजिकल अप्रोच इन्होंने यूज़ की थी और जाति जो व्यवस्था है उसको समझने का इन्होंने प्रयास किया था। काफ़ी सारा काम इन्होंने साउथ इंडिया में किया था। ठीक है, जाति व्यवस्था का अध्ययन किया, इस पर जाति व्यवस्था को धर्म में निहित पवित्रता अपवित्रता के आधार पर समझने का प्रयास किया। तो लुई डुमोंट जो थे, ये किसी एग्ज़ाम में पूछा भी था कि भारतीय जो समाजशास्त्री है जिन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच में से यूज किया है, तो उसमें ये लुई डुमोंट भी था। आगे देखते हैं हम अल्टेकर। भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में इन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच का प्रयोग किया। एक देखते हैं टी.एन. मदान। जो टी.एन. मदान थी, इन्होंने कश्मीर में एक्चुअल में जो पंडित से वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था। पुस्तक थी इनकी द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर। इसमें कश्मीरी पंडितों के इतिहास को दर्शाने के लिए कल्हण के प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी को शोध ग्रंथ के रूप में प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, तो हमने देखा कि कौन कौन हमारे इंडोलॉजिकल अप्रोच से संबंधित जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट है। तो पहले हमने देखा था जी.एस. घूरे, उसके बाद इरावती कर्वे, के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु, लुई डुमोंट, अल्टेकर, टी.एन. मदान। ठीक है, अगर हम क्रिटिसिज्म करें, एक आलोचनात्मक व्यू रखें, जैसा कि इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि आप इसके बारे में बताओ, क्या कमियां आपको दिखती, क्या अच्छाएँ इसमें दिखती इस अप्रोच में, तो हम थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ व्यू ले लेते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में किए गए विश्लेषण अनुभवयुक्त तथ्यों पर आधारित नहीं होते हैं, इसलिए एम.एन. श्रीनिवास ने इनको बुक व्यू कहा है तथा इसके स्थान पर फील्ड व्यू पर जोर भी दिया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये जो जिसमें अनुभव नहीं है, सिर्फ पुरानी बातें हैं, जो परिवर्तन जितना समाज में हुआ है उसको तो लगभग अस्वीकार कर रही है। ये पुरानी चीज़ों के आधार पर ही चीज़ों को, पुराना जो बेसिक है उसके आधार पे इतने परिवर्तन होने के बाद वाले समाज को अगर हम कंपेयर करके या उस आधार का यूज़ करते हुए अध्ययन करते हैं ना, तो ठीक नहीं है। इसलिए इन्होंने इसको बुक व्यू कहा और इन्होंने कहा कि फील्ड वर्क करो, वहाँ जाओ, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करो, लोगों के साथ रहो और फिर आप अपने निष्कर्ष निकालो। जैसा कि इन्होंने अपने अध्ययन रामपुरा विलेज और जो साउथ इंडिया के कुर्ग पर इन्होंने किया था। याद है ना आप लोगों को, डोमिनेंट कास्ट, सेंस्क्रिटाइजेशन, ठीक है, और जो लोकीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, एक स्पिरिट की कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, फैलाव की अवधारणा, प्रादेशिक हिंदुत्व, ये सब इन्होंने फील्ड वर्क के आधार पे निकाला था। ठीक है, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि आज के समय में नहीं है, अतः इनको आधार बनाकर अध्ययन करना भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन को अस्वीकार करना है। ठीक है,
कंक्लूजन में एक बार हम देख लेते हैं। कंक्लूजन ये कह सकते हैं, कंक्लूजन में एक्चुअल में दोनों ही बात बोलनी पड़ती है, उसको सकारात्मक भी दिखाना पड़ता है, थोड़ा नकारात्मक दिखाना पड़ता है। कुछ कमियों के बावजूद भी ये परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय समाज तथा परंपराओं की निरंतरता को समझने हेतु आज भी उपयोगी है। ठीक है, अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो वो है कि हम कैसा होना चाहिए। तो इंडोलॉजिकल अप्रोच में अगर फील्ड व्यू को भी हम जोड़ दें, जैसा कि अध्ययन किया भी है, जो इरावती कर्वे हैं इन्होंने अध्ययन किया है नाथद्वारी को लेकर, उसमें क्या था, इंडोलॉजिकल अप्रोच भी थी और साथ में फील्ड व्यू भी था। तो पुरानी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है ही सही, उनके आधार पे तो चीज़ें होनी चाहिए, बट ओनली सिर्फ उसी आधार पे अध्ययन कर लेना वो ठीक नहीं है, उसी में चीज़ों का आंसर खोज लेना वो ठीक नहीं है। आज का समाज बदल चुका है, आज जो रिसर्च हो रहा है वो बदल चुका है। जब समाज में परिवर्तन आ चुका है तो रिसर्च को भी आप आधार वहाँ से ले सकते हो, बट बदलती हुई चीज़ों के आधार पर उसका विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जो बचे हुए अप्रोचेज है, जिसमें मार्क्सवादी अप्रोच हो गई और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच हो गई, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स।